हेलो। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? नो मैम, इट इज वॉइस। हेलो, वॉइस आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभी अभी आना शुरू हो गया। ठीक है, ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन जो शेयर किया मैंने वो विजिबल है? हेलो। हाँ मैम, स्क्रीन शेयर हो रही। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है ना? प्लीज रिस्पॉन्स दो आप लोग। दुर्गा जैना, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग डॉक्टर सिमरत, दिस साइड डॉक्टर रजनी। मैम, गुड। सिर्फ आपकी ना यही आवाज आ रही है, जो आप बोल रहे हैं आवाज आ रही है। रेस्ट कुछ आपने अगर बोला है तो वो किसी को भी ऑडिबल नहीं है। मैम अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया था तो मैं वही पूछ रही थी। अब हुआ था मैम दिख स्क्रीनशॉट रहा फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम। अब आ रहा है, अर्थराइटिस आ रहा है। है? हाँ ओके मैम, मैं वही पूछ रही हूँ, आ रहा है ना? ठीक है। यस। ओके मैम, ओके। सो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज अर्थराइटिस से। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दीज डेज ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है अमंग ओल्ड पीपल एंड अमंग यंग पीपल एज वेल। तो जानते हैं कि अर्थराइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। सो बेसिकली किसी भी अगर टर्म में आइटिस होता है एड ऑन, तो दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अर्थराइटिस क्या है? एक अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट का। इसमें क्या होता है, इसके कारण पेन होता है, प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो जॉइंट फंक्शन होता है उसका लॉस भी हो जाता है। जो अर्थराइटिस का जो कॉज होता है दैट कैन बी मल्टीपल, ड्यू टू इंजरी या फिर इन्फेक्शन है, ऑटोम्यूनिटी है, क्रिस्टल का डेपोजिशन हो गया जस्ट लाइक इन केस ऑफ गाउट, या फिर एज रिलेटेड है जिसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है हमारे टिश्यूज का। तो आर्थराइटिस जो है उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपना डे टू डे रूटीन होता है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। उसके साथ साथ इसके जो कॉस्ट भी होते हैं ट्रीटमेंट ऑन ऑल के, दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट। देन जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है आर्थराइटिस का वो क्या होता है। ठीक है। तो उसमें जैसा कि ये इमेज में पता चल रहा है कि डिजेनरेटिव हो सकता है, ऑटोम्यून हो सकता है, क्रिस्टल इंड्यूस्ड हो सकता है, या फिर इन्फेक्शियस हो सकता है। डिजेनरेटिव की अगर बात करें तो उसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। व्हाट इज प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस? प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस इसमें जो वेयरिंग डाउन है, फ्लेक्सिबल टिश्यू जो हमारे बोन्स के एंड्स के होते हैं उनका हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिर बात करते हैं ऑटोम्यून की।
तो ऑटोइम्यून मतलब कि सेल्स जो है वो खुद के सेल्स को अटैक कर रहा है, जस्ट लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस। व्हाट इज सोरियाटिक अर्थराइटिस? मेनली इसमें क्या होता है, जो पर्सन सोरियासिस से अफेक्टेड रहता है, जो सफर करता है, तो सोरियाटिक अर्थराइटिस उन केसेस में होती है। फिर आता है जुवेनाइल स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं, मेनली जो मेल्स होते हैं, इसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंस होता है, इनको होता है। फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, जिसमें कि हमारा जो स्पाइन होता है वो अफेक्ट होता है। इसमें जो स्पाइन होता है वो बैम्बू के शेप में हो जाता है। कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नो मैम। ठीक है, ओके। इफ एनी क्वेरी डू आस्क। फिर क्रिस्टल इंड्यूस्ड, जिसमें कि गाउट एंड सूडो गाउट आता है। सूडो मीन्स दैट इज फॉल्स और नॉट ट्रू, ठीक है। तो गाउट, गाउट में डिपोजिशन हो जाता है हमारे क्रिस्टल्स का, जिसके कारण पेन होता है जॉइंट्स में, ठीक है। सूडो गाउट जस्ट लाइक गाउट मिमिक करता है बट नॉट टोटली, इसलिए उसको सूडो गाउट कहते हैं। फिर इन्फेक्शियस कंडीशन के वजह से भी हमें आर्थराइटिस हो सकता है, जैसे कि सेप्टिक या फिर टीबी या लाइम डिजीज, क्योंकि टीबी के केसेस में भी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ओके, फिर ये देखते हैं कि आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आपके सिलेबस में आर्थराइटिस में दो दिए हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उसी की बात करेंगे। तो ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस। सो इसमें दिया हुआ है एजिंग, मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिजीज, इंफ्लेमेशन, टॉक्सिन्स और मेटाबोलाइट्स का क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कार्टिलेज होता है। एबनॉर्मल कार्टिलेज होगा तो उसका क्या फॉर्मेशन होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस फिर क्या करेगा? प्रोटियोग्लाइकेंस का लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोलेजन मास डेफिशिएंसी होगी, सेल लॉस भी होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, और ये इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। या फिर अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी को हो, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, या फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है, या सबकॉन्ड्रल या ग्रॉस रीमॉडलिंग है बोन का, तो उसमें भी क्या होता है? एबनॉर्मल स्ट्रेस कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो नॉर्मल कार्टिलेज है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्रोटियोग्लाइकेंस का लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल लॉस या मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, कोलेजन मास डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी वजह से जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है उसकी भी डेफिशिएंसी होती है, वेरिंग डाउन होता है, और जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस फिर उसका रूप ले लेता है। बेसिकली ये क्या इमीडिएटली नहीं होता है कि एक दिन का है कि एक दिन हुआ तो उसके बाद ये जनरेट हो गया, इसको बहुत ही टाइम लगता है, स्लोली स्लोली इसका प्रोसेस होता है। तब जाके क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनका वेयरिंग डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो पर्सन होता है उसको बहुत ज्यादा पेन होता है चलने में, उठने और बैठने में, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, अगर इसका इंडिकेटर मांगे तो क्रैपिटस, जिसको कि क्रैकलिंग साउंड भी कहते हैं, घुटनों से आती है, बिकॉज साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ठीक है, फिर just give me 1 second ना, just give me 1 second.
हेलो, रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो नाउ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपेथीज दी हुई है, जिसको स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि स्पाइन और जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है? हेलो। नो मैम, नो ठीक मैम। है, प्लीज डू रिस्पॉन्स ना, ऐसे मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप होता है इसमें ऐसे डिजीज इंक्लूड होते हैं जिसमें कि हमारा जॉइंट और स्पाइन अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो पैथोलॉजी हो रही है, जुवेनाइल सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया। जीन म्यूटेशन जो होता है वो किस कारण होता है? वेयर एंड टेयर के कारण होता है। उसमें क्या होता है, कोलेजन मैट्रिक्स का डिस्ट्रप्शन होता है। ठीक है, दिस इज यूजली ईदर बिकॉज ऑफ डिसयूज और ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स। इसका मतलब है कि या तो जॉइंट्स का बहुत ज्यादा यूज हम कर रहे हैं, या तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये कंडीशन हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण और क्या होता है, इसके कारण ट्रॉमा होता है, ओबेसिटी भी होती है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज भी होती है। ठीक है, इन्फेक्शियस आर्थरेटिक कंडीशंस जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ये क्यों होते हैं? कॉम्प्रोमाइज वाइटैलिटी के कारण। मतलब कि जब आपकी जो प्राण वायु है, वाइटल एनर्जी है, जब वो कॉम्प्रोमाइज होती है ड्यू टू योर लाइफ स्टाइल एंड द पैटर्न्स यू फॉलो, उसके कारण ये होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है उसमें दिया हुआ है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ससेप्टिबिलिटी जीन्स, एचएलए या अदर्स। ठीक, उसमें क्या हो रहा है कि फेलियर ऑफ टॉलरेंस हो रहा है, अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट एक्टिवेशन हो रहा है। लिम्फोसाइट जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, जो हमारी इम्यून सेल्स है, जब टॉलरेंस का फेलियर होगा तो अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि ऑटोम्यून अर्थराइटिस के बारे में। ऑल राइट, मतलब कि जो सेल्स है वो अपने ही सेल्स को अटैक कर रहे हैं। तो इसमें ससेप्टेबल किसको माना जा रहा है? एचएलए और अदर जीन्स को। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जब टॉलरेंस का फेलियर हो जा रहा है तो अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट एक्टिवेशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, बी एंड टी सेल जो है रिस्पॉन्स हो रहे हैं सेल्फ एंटीजेंस के लिए। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज दो होते हैं, तो एंटीजेंस मेनली आर प्रोड्यूस बाय द फॉरेन मैटर। ठीक है, जो हमारे बॉडी पे इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं। तो बी टी सेल रिस्पॉन्स कर रहा है सेल्फ एंटीजेंस पे। ठीक है, इंक्लूडिंग एंटीजेंस इन जॉइंट टिश्यू, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, कॉन्ड्रोसाइट हो गया और साइनोवियल सेल्स हो गए हमारे, जो क्या रिलीज कर रहे हैं? कोलेजनेज रिलीज कर रहे हैं, इलास्टेज रिलीज कर रहे हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 रिलीज कर रहे हैं, और बाकी एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? पैनस फॉर्मेशन हो रहा है। पैनस क्या होता है? पैनस हमारा होता है जो कि हमारी लाइनिंग होती है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। ठीक है, जो बोन के टिश्यू की लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रक्शन हो रहा है बोन का, कार्टिलेज फाइब्रोसिस एंड एंक्लोसिस हो रहा है। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि इन्फेक्शन। ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है, रूमेटाइड फीवर भी होता है, जिसमें हमारा जो इम्पैक्ट होता है वो हार्ट पे पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन या स्मोकिंग के कारण हो रहा है, तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, विच इज गोइंग टू अल्टीमेटली मेक बी एंड टी सेल रिस्पॉन्स टू सेल्फ एंटीजेंस, और फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। और इसी का प्लोरिफरेशन होता है, जिसके कारण पैनस का फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, कार्टिलेज, फाइब्रोसिस एंड एंकिलोसिस चलता है। सो दिस इज योर ऑटोइम्यून अर्थराइटिस का डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? ठीक, अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस देखते हैं। मैम, ऑटो इम्यून आपने जो बताया, ऑटो इम्यून अथॉरिटी, इज इट ओनली, ऑटोइम्यून क्या? आपने जो कुछ बोला ऑटो इम्यून अथॉरिटी जो है, हाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इज इट हाँ, ओनली रीजन फॉर स्मोकिंग, इज द ओनली रीजन और एनी अदर? नहीं, इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग इज गिवन ना। एक दिया है सब्सेप्टिबिलिटी जीन्स जिसमें एचएलए दिया हुआ है। ठीक है,
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और अदर्स, या फिर इन्फेक्शन और स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है, उस पर्सन को ससेप्टेबल बना देगा। मतलब ये नहीं है कि स्मोकर्स जितने भी हैं उनको ऑटोइम्यून आर्थराइटिस ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ससेप्टेबल या वर्नरेबल होते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो चांसेस होते हैं कि उनको हो सकता है ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। ओके ओके। ओके गुड। अब मुझे आप लोगों में से कोई बताओ कि जो आर्थराइटिस है उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड more than half of the patient in Panchkarma come for such kind of conditions. Okay, so you should know in Panchkarma and in naturopathy as well. तो आर्थराइटिस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग समझो, और जो डाउट हो पूछो। तो आर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? Ma'am, is it only the joint pains or any other? हाँ, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे आर्थराइटिस के? जो जॉइंट पेन तो होगी। हाँ, It's जॉइंट पेन it होंगी, is बिल्कुल। there is one of the symptoms is joint pain, हाँ, ओके, कोई और? and then मैम क्या हो स्वेलिंग रहा है में कि स्वेलिंग भी होती है, राइट, गुड। और भी मैंने कैपिटल बताया था ना। साउंड। हाँ, क्रेपिटस साउंड भी होती है। ठीक है। हाँ, ये सारे जो होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। जैसा कि दिया हुआ है, पेन, जॉइंट का स्टिफनेस भी रहेगा, स्वेलिंग भी होती है, क्रेपिटस होता है, एक्टिव मोशन पे रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब पेन करेगा तो पेशेंट प्रॉपरली वो डे टू डे मोशन कर नहीं पाएगा। उसके साथ साथ डिफिकल्टी इन वॉकिंग होती है, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, और बैठने पे बहुत ही दर्द होता है ऐसे लोगों को। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है। ठीक है। अब डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो जो डायग्नोसिस होती है वो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के बाद बनाते हैं हम लोग ऐसे पेशेंट को देख के। उसमें क्या है कि किसी भी टाइप का स्कार या साइनस या रेडनेस, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी नहीं है ना। जैसे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अगर आप ये देखोगे, फिंगर्स देखोगे, तो वो क्या होते हैं ना, डिफॉर्म्ड होते हैं। मतलब वो हमारे जैसे बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, उनके क्या होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये कुछ वो होते हैं डायग्नोसिस मेकिंग में, साइंस एंड सिम्टम्स में होता है। इसके अलावा मसल वेस्टिंग, ठीक है, हम लोग वार्म देखते हैं, टेंडरनेस देखते हैं पेशेंट में। ठीक। रैपिटस, रेंज ऑफ मोशन, गेट, गेट मतलब जो मूवमेंट होता है ना उसको गेट कहते हैं, कि हाउ द पर्सन इज वॉकिंग। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं आप नोटिस करना, वो या तो लंगड़ा के चलते हैं, ठीक है, एक पैर बिल्कुल आगे करेंगे फिर धीरे, या तो बहुत स्लो वॉकिंग है। तो गेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें देखेंगे। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स देखते हैं, उसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट हम देखते हैं लिगामेंट टियर को, या किसी भी मेंसिकल एबनॉर्मलिटी को फिगर आउट करने के लिए। ऑल राइट। टेस्ट की बात करें तो क्या क्या कराएंगे, एक्सरे। तो एक्सरे जब हम कराएंगे, तो जिसमें कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल हमारा जो नी होता है उसका व्यू देखते हैं, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि वहां पे वो जो बोन है दोनों, वो कहीं आपस में सट तो नहीं रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड कम तो नहीं हो गया। साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाती है तो जो गैपिंग होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो बोन्स होते हैं, फीमर एंड टीबिया एंड फिबुला, उनका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। ओके। उसके अलावा एमआरआई, तो एमआरआई क्या करेगा, उस चीज को अच्छे से रूल आउट करने में मदद करेगा, या फिर सीटी स्कैन। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सरे में अच्छे से पता नहीं चलता, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं एमआरआई के लिए, या फिर सीटी स्कैन। ओके, ये हो गया। लेबोरेटरी की बात करें तो उसमें हम हीमोग्राम करा सकते हैं। आरए फैक्टर, आरए फैक्टर ये रूल आउट करने के लिए तो रूमेटाइड ऑर्थराइटिस तो नहीं है पेशेंट को। उसके अलावा ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी फ्लक्चुएटेड रहता है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है।
CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, इसको भी चेक करते हैं। ANA प्रोफाइल, सेरम कैल्शियम देखते हैं, बिकॉज विटामिन डी और कैल्शियम की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी से भी क्या होता है ना कि जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना है कि पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है, मॉर्निंग में हो रही है या नाइट में ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें पूछेंगे। और किस हिस्से में ज्यादा हो रही है, उठने पे हो रही है ज्यादा या चलने पे, मूवमेंट करने पे हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से रूल आउट करते हैं। फिर अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि थ्रू नेचुरोपैथी हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाइट एंड फास्टिंग की बात करें। डाइट एंड फास्टिंग की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्लांट बेस्ड लो कार्ब डाइट जो होता है, स्टडी पे पाया गया है कि वेजिटेरियन डाइट से इंप्रूवमेंट होता है गट माइक्रोबायोटा में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फिकल माइक्रोबायोटा जो होता है वो मॉडिफाई होता है, मतलब कि गट जो है उसका जो माइक्रोबायोटा है वो हेल्दी हो जाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली अगर गट हेल्दी रहेगा तो डिजीज के चांसेस भी जो है वो कम हो जाएंगे। रूमेटाइड अर्थराइटिस के केस में ये देखा गया है। इसके अलावा ये रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ क्रॉनिक पेनफुल कंडीशन। ठीक है, और अगर हम एनिमल प्रोटीन और अल्कोहल के इनटेक में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम उसको कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, तो गाउटी अर्थराइटिस के केस में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बिकॉज ये सब क्या होते हैं, फॉल्टी डाइट, अनहेल्दी डाइट या फिर बहुत ज्यादा नॉनवेज ईटिंग के कारण इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल्स, ठीक है, उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो अर्थराइटिस के पेशेंट को जो डाइट है वो अल्कलाइन देना चाहिए, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स हो, लाइक सैलेड हो गया या फिर एक से दो सब्जी हो गई। किसी को पता है कि ऐसे केस में कौन सी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है किसी का, या फिर जोड़ों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए कौन सी सब्जियां बहुत अच्छी होंगी? कोई आइडिया है? पत्ते 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 वाले कोई पत्ते हाँ, वाला तो ग्रीन। सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स। ओके, लीफी वेजिटेबल, फाइन। लीफी वेजिटेबल्स में और क्या? ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो किसी का साइनोवियल फ्लूइड का डेफिशिएंसी हो गया, मतलब कम हो गया, या फिर ना बोन डिफॉर्मिटी है या प्रॉब्लम है, उसके लिए मोरिंगा या सहजन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है बोन हेल्थ के लिए, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, रिच इन कैल्शियम। अगर पेन की बात करें, पेन के लिए निर्गुण भी बहुत अच्छा होता है, हरशृंगार बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और ये सारे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं फॉर बोन हेल्थ। ओके, तो ये चीजें जानो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये बहुत ही कॉमन आंसर होता है। कौन से कंडीशन में कैसे फूड्स को हम कस्टमाइज करके स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज की मैंने बताया कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये कैसे खाने में बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मिल्क एडवाइस करेंगे जो कि कैल्शियम के लिए करते हैं, नो डाउट दैट इज वेरी गुड, मगर ऑल्टरनेटिव भी हम मिल्क की जगह दे सकते हैं जो कि रिच इन कैल्शियम है। क्योंकि जब हम मिल्क का इंटेक करते हैं तो हमारी हीलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी जो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, हील होने में टाइम लगने लगता है। अगर हम प्लांट बेस्ड फूड की बात करें तो सेसमे सीड, जिसको तिल भी कहते हैं, वो रिच इन कैल्शियम होता है। मखाना बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, तो पेशेंट को हम ये भी दे सकते हैं। ठीक है, फ्लाक्स सीड रिच इन ओमेगा 3, ठीक है, ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सीड स्प्राउट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये चीजें हम पेशेंट को रेकमेंड करेंगे, ये चीजें हम उन्हें देंगे, क्योंकि हम एक सात्विक डाइट बनाएंगे। एज अ नेचुरोपैथी कंसल्टेंट वी आर गोइंग टू प्रेस्क्राइब द पेशेंट सात्विक डाइट। ठीक है, विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट। तो वी शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ फूड सिलेक्शन वी आर कंबाइनिंग एंड गिविंग द पेशेंट फॉर ऑप्टिमम हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, ये हो गया डाइट के बारे में। फिर दिया हुआ है फास्टिंग। तो फास्टिंग क्या करता है, किसी भी डिजीज को मॉडिफाई करता है, उसकी एक्टिविटी को, इन टर्म्स ऑफ हीलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है,
जितने भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोट्राइन B4 हो गया या साइटोकाइंस हो गए, उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। 1 वीक फास्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। ऑल राइट। अगर हम पेशेंट को फास्टिंग थेरेपी एडवाइस करते हैं, और फास्टिंग थेरेपी में हमें ये मेक श्योर करना है कि क्या वो पर्सन एडवाइजेबल है। हम किसी भी बहुत वीक या बूढ़े पेशेंट को नहीं बोल देंगे आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि ये जो डिजीज है वैसे भी ये एज रिलेटेड डिजीज है, तो हम इसमें ये नहीं बोल देंगे कि आप फास्टिंग कर लो अगर वो कर नहीं सकता है। हम फास्टिंग देंगे भी तो उसमें हम मोनो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, या फिर ऐसा डाइट कस्टमाइज करेंगे जो पेशेंट के लिए अच्छा हो। तो उस हिसाब से हमें सारी चीजें देनी है। तो फास्टिंग में सबसे आइडियल होगा जूस फास्टिंग हो गया या फ्रूट्स फास्टिंग हो गया, वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक। इसके अलावा बहुत ज्यादा वीट या ग्लूटेन से क्या होता है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उसकी जो पैथोजेनेसिस होती है उसको देखा गया है। अगर हम बहुत ज्यादा ग्लूटेन डाइट लेते हैं तो उसकी जगह हम चाहे तो रागी या मिलेट्स में बाजरा ज्वार का यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। जूस में हम अगर जूस फास्टिंग की बात करें तो हम उसे कोई भी ग्रीन जूस दे सकते हैं। कैरेट और बीट रूट में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल मिक्स कर दिया, जैसे कुकम्बर या स्पिनच या आंवला। ठीक है। ये बहुत अच्छा रहेगा। पाइनएप्पल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हो गया, आरए के केस में हो गया, क्योंकि उसमें ब्रोमेलेन पाया जाता है जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक उसी तरह जिंजर का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक एस्पिरिन एंड एनसेड्स। ठीक है। वो पेन को कम करने का काम करता है। सेसमे सीड रिच इन कैल्शियम कॉपर है, ये आप देख सकोगे नीचे के लाइन में दिया हुआ है, जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो दीज आर द फूड चॉइसेस जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पेशेंट। ठीक। अब हीलियोथेरेपी की बात करते हैं, उसको सन थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है। तो सन थेरेपी हीलियोथेरेपी, इसमें क्या दिया हुआ है उसके पाथवे और इफेक्ट। डायरेक्ट इम्यून सप्रेशन मतलब कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम टू अटैक हेल्दी सेल एंड टिश्यूज। आरए के केस में क्या करेगा, अगर हम पेशेंट को 15 to 20 मिनट डेली सन बाथ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इम्यून सिस्टम को कि वो अपने हेल्दी सेल्स को अटैक ना करे। इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्सपोजर टू सनलाइट थ्रू यूवीए एंड यूवीबी रेडिएशन कैन हैव डायरेक्ट इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स बाय अपरेगुलेटिंग साइटोकाइन। ठीक है। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर इन इंटरल्यूकिन 10, और क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स एंड रिमूव सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स, जो मतलब कि खुद पे रिएक्ट कर रहे टी सेल्स, उनको भी क्या कर देगा, वो हटा देगा, जिसके कारण वो ऑटोइम्यून डिजीज का प्रिवेंशन करेगा। उसी तरह अगर हम अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें या फिर कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CGRP भी कहते हैं, तो एक्सपोजर टू सनलाइट क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मिलानोसाइट्स को। ठीक है। और केराटिनोसाइट्स को स्किन में, जो कि क्या रिलीज करेगा, अल्फा MSH, जो कि इम्प्लीकेट किया गया है इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। एक्सपोजर टू सनलाइट से क्या होगा, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड पोटेंट न्यूरोपेप्टाइड मॉड्यूलेटर modulates the number of cytokine and is linked with impaired induction of immunity and development of immunologic tolerance। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जब हम सन बात देंगे तो ये फैक्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो वो टॉलरेंस है उसको बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम अपने खुद को सेल्स को अटैक करा हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को, उसका वो प्रिवेंशन करेगा। तो सन लाइट का ये इम्पैक्ट है। और इसके साथ साथ सन बाथ का ये रोल भी होता है कि वो कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, और विटामिन डी भी सन बाथिंग से मिलती है। ठीक है। और उसका भी रोल होता है ऑटोइम्यून में। सो ये बेसिक पॉइंट है इन हीलियोथेरेपी, और ये मस्ट है, मतलब सन बाथिंग इन केस ऑफ जॉइंट पेन वर्क वंडर्स। तो ये हमें पेशेंट को फॉर 15 to 20 मिनट्स प्रेस्क्राइब करना है। अर्ली मॉर्निंग सन बाथिंग जो होती है, जो कि 7 to 9 वाली होती है, जिसमें आइडियल जो रेज होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है। तो वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। फिर हाइड्रोथेरेपी। तो अगर हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ
मोडालिटीज हैं वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट और रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी कैन बी गिवन इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली इनको दोनों केसेस में दे सकते हैं। तो अगर इंटरनली की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ एनीमा, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, नीम वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमास कैन बी गिवन। पंचकर्मा की बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पंचकर्मा में हम बस्ती दे सकते हैं, ठीक है। मात्रा बस्ती दे सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बस्तीज दे सकते हैं पेशेंट को। उससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा। जैसे कि महानारायण तेल का दे दिया तो उससे क्या होगा, क्लेंजिंग भी होगी कॉलन की और स्ट्रेंथनिंग भी होगी। और फिर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हम वाटर या स्टीम या आइस के फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि क्या करेगा, हेल्थ का प्रमोशन करेगा, ठीक है। तो वाटर वैसे भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर इमर्शन बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो इमर्स्ड है पानी में, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है ना कि उससे भी एक बॉयंसी का इफेक्ट पड़ता है जो कि फिजिक्स में है। तो उसके कारण भी क्या होता है ना, पेन में बहुत ही ज्यादा रिडक्शन पाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम हेड आउट वाटर इमर्शन देते हैं जो कि टेम्परेचर 33 to 41 के रेंज में होता है, न्यूट्रल वार्म से हॉट, तो इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को बहुत पेन रिडक्शन मिलता है। और इस पे स्टडीज भी की गई हैं। और अगर हम बात करें स्टडीज की तो बैलिनियो थेरेपी पे भी की गई है कि अगर हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं तो क्लिनिकल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिलता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होता है वो भी इम्प्रूव होता है अगर किसी को ओए है नी, ठीक। इसके साथ साथ हम नॉर्मल सिकाई के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि हम एप्सम सॉल्ट बोल देंगे कि गुनगुने पानी में वो डाल दे और अपने दोनों पैरों को बकेट में डिप कर ले। तो वो एक जनरल ट्रीटमेंट होता है जो कि पेशेंट घर पे भी कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, दर्द में भी आराम मिलेगा और उनकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। लोकल स्टीम भी दिया जा सकता है जिसको कि नाड़ी श्वेदन भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, वातनाशक पत्तियां ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनका जो इन्फ्लेमेशन है कम होगा, पेन भी कम होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें हम अगर वातनाशक पत्तियों की बात करें तो हरशृंगार, निंगुंडी, ये सब के पत्ते, धतूरा वगैरह हो गया, ये सब ऐड कर सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, पेन को कम करने का काम करते हैं ना। हम पेशेंट को इसके अलावा जानू बस्ती दे सकते हैं, वो भी दर्द को बहुत अच्छा काम करती है कम करने में। जानू धारा दे सकते हैं, पोटली दे सकते हैं। पोटली हम वृक्ष भी बना सकते हैं जो कि बालू का स्वेदन होता है, या फिर हम पत्र पोटली स्वेदन भी दे सकते हैं जिसमें कि हम पत्तियों का ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटली दे सकते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में बालू का पोटली बहुत